स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे यूनिक इंटरनल कंबस्शन इंजन जो मार्केट में आ रहे हैं या जिसके पीछे काम कर रहे हैं, और सीलिंग रिलेटेड, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि अगर सील नहीं हो रहा है इंजन आपका कोई फायदा नहीं। जेट इंजन का बात अलग है, लेकिन इंटरनल कंबस्शन इंजन सर नहीं, वो सीलिंग के बिना नहीं चलता है। तो आइए उसे समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फ्यूल जो है वो बूम हो जाता है, ठीक है? आप उसमें ये फ्यूल एयर मिक्सचर लेते हैं, कंप्रेस करते हैं, वो बूम हो जाता है, ठीक है? अब रहा बात कि उस बूम से आपको काम निकालना है, वो भी सिंक में, यानी बूम हो गया है, उससे पानी गर्म हो रहा है, स्टीम चल रहा है, वैसा नहीं है। वो बूम हुआ, उसी से एनर्जी आपको निकालना है, और ये इन सिंक होना चाहिए। जितना बार पावर स्ट्रोक हो रहा है आपको उससे काम निकालना है। तो ये बहुत बड़ा बात है। अब रहा बात कि इंसानियत पहली बार कब ऐसा किया कि बूम से कुछ काम निकाले, मतलब बूम खुद नहीं, मतलब कि बूम है उसे आप पहाड़ तोड़ रहे हो वो नहीं बात कर, बूम से कुछ काम निकाले। तो जिसे हम लोग कहते हैं पाउडर चार्ज्ड मास एक्सेलरेटर, यानी कि फ्यूफ्यू। तो ये पहली बार था इंसानियत बूम को वर्क में बदल पाई, यानी कि ये आपका हाथ में नहीं फूट रहा है, ये आपका सही है, लेकिन ये वर्क दूर पे कर पा रहा है, बहुत रिमोट कनेक्शन दे पा रहा है, वायरलेस डिलीवरी दे पा रहा है एनर्जी का। तो ये हम लोग पहली बार कर पाए। अब रहा बात कि इसका डेवलपमेंट हुआ, आप कभी भी इसका हाई स्पीड फुटेज देखिएगा तो देखिएगा सील बहुत परफेक्ट रहता है, और कुछ कुछ डिजाइन में इतना बढ़िया सील रहता है कि जो राइफलिंग के ग्रूव्स हैं वहां से गैस निकलेगा, लेकिन पूरा मास जो है उससे नहीं निकलेगा। जैसे ही वो मास क्लियर होगा वूम क्लियर करेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि तो हम लोग इसमें क्या सीखे, मतलब इंसानियत इसको लगभग 200 साल से डेवलप किया है। तो क्या सीखे 200 साल में? पहला, अगर ये बहुत ज्यादा टाइट कर देते हैं, आप ऐसा करते हैं ना एकदम पूरा गैस की जितनी एनर्जी हम सारे एनर्जी एक्सेलरेशन में डालेंगे, ये फूट जाएगा। ये सबको समझ में आ गया। और भगवान बचाए अगर ये बड़े बूम बूम के साथ हुआ, जैसे कि अगर आर्टिलरी बैरल में अगर ये होगा तो गया गया सीधे कबूम गया, डिलीट हो जाइएगा। तो ये हम लोग को समझ आया कि बहुत टाइट नहीं रह सकता। सब लोग को वही था, अच्छा एक काम करो टाइट कर दो ताकि ये रहे, मतलब पूरा एनर्जी यूज हो सके। नहीं सर, दिक्कत है, अगर टाइट बहुत ज्यादा हो गया वो पीछे आ जाएगा और बूम हो जाएगा। फिर अगर ढीला है तो एनर्जी ऐसे ही लूज कर देगा, यानी जितना वेलोसिटी है वो आप नहीं कैच कर पाएंगे। तो एक स्वीट स्पॉट है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए वैसा ही जैसा आपका इसमें गाड़ी का इसमें एयर कंडीशनर वाले में रहता है। उसमें एक ये है सील है जो लीक करता रहता है कूलेंट को, कूलेंट बोल रेफ्रिजरेंट को। ऐसा क्यों है? अगर वैसा नहीं रखते, सील को बहुत टाइट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर खाएगा, जल जाएगा आपका वो सिस्टम। और अगर बहुत ढीला रखते हैं तो बहुत जल्दी गैस खत्म हो जाएगा। तो दोनों के बीच में बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग को वही समझ में आया कि कुछ चाहिए जो मूव करे और सील जस्ट राइट रहे, ताकि ये हम लोग समझे। और ये कितनी बार, ये तो मतलब ज्यादा लंबा चलता भी नहीं है, और ये इसलिए चल पाता है कि इसमें सैक्रिफिशियल मेटल डाला जाता है, यानी कि इसमें जो आप बैरल है वो हार्ड रखते हैं, जितना हार्ड हो सके उतना बड़ा, मतलब कि एटलीस्ट इंटरनल सरफेस। और उसमें जो प्रोजेक्टाइल है उसमें आप कॉपर या ब्रास डालते हैं ताकि वो उसमें मतलब फैल जाए। पुराने वाले में तो बहुत आसानी से आप देख सकते थे कहाँ पे एक रिंग डाला जाता था, वो रिंग सील करने के लिए ही था। वो रिंग समझिए बैरल से थोड़ा सा बड़ा साइज का रहता था, उसको थोड़ा सा ठेल कर डालना पड़ता था। ये खासतौर में पुराने टैंक डिजाइन में आपको देखने को मिलेगा, उसमें ठेल कर डालते थे ताकि जब बूम हो तो वो पूरा एकदम ग्रिप कर जाता था, वो घुमाता था। आजकल उतना करने का जरूरत नहीं, आजकल टॉलरेंस बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन लॉजिक वही है। बहुत ढीला रखेंगे कोई फायदा नहीं, एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। बहुत टाइट करेंगे बूम हो जाएगा। दोनों के बीच में स्वीट स्पॉट डालना होता है। तो यही काम। और रहा बात की बैरल में बैरल बर्नआउट होता है, यानी कि कितना भी आप बढ़िया बैरल लीजिएगा वो एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है। जैसे कि एक बार जो हाई पगलाए थे तो उनका था कि हमको ऐसा बूम दो कि हम यहाँ से सीधे पेरिस फोड़ें, या पेरिस से सीधे यूके फोड़ें। तो बनाया गया एक बहुत बड़ा, ट्रेन में ले जाके बहुत बड़ा बनाया। उसमें दिक्कत ये था कि सर आपने बना दिया बल्ले बल्ले, अब उसमें आप जैसे बूम कर रहे हो एक एक शॉट में उसका डायमीटर एक्सपैंड कर रहा था, इतना ज्यादा बर्नआउट कर रहा था। मतलब लिटरली जो शेल्स बनाए जा रहे थे कस्टम ऑर्डर था, ये नहीं कि ये शेल है बस इसी को बनाते जाओ ना, सारे सेल कस्टम ऑर्डर हैं, क्योंकि एक के बाद नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4। तो ये समझ रहे हैं बैरल का लिमिट है। और रशिया यूक्रेन में जो बूम बम ब्लीम हो रहा है उसमें भी आपको देखना है कि आजकल आर्टिलरी के बारे में उतना बात नहीं सुनते। क्यों? बैरल खत्म सर। आपको आर्टिलरी हम दे भी दें, बैरल कहाँ से देंगे? बैरल बहुत महंगा होता है, और वो भी जब बहुत लंबा शॉट नहीं चलता है। बहुत अच्छी अच्छी कंट्री 1000 में इंस्पेक्शन करती है, या कुछ कुछ केसेस में 1000 में स्वाहा ही कर देती है, हटाओ यार रिस्क नहीं लेना है अब। क्योंकि बैरल क्रैक कर गया तो भी गए, बाउंस बैक करके फूटा तो भी गए, और नहीं लीक करने लगा तो भी गए। तो इसीलिए रिस्क बैरल बहुत कंज्यूमेबल आइटम होता है। अब रहा बात इंजन में, वैसा आप नहीं कर सकते, इंजन में तो लाखों बार ये 1 घंटे के अंदर कर देगा। तो ये एक बहुत सीरियस बात है, आपको सील करना है
सारा वही लिमिटेशन है जो एक पाउडर एक्सेलरेटर में होता है, लेकिन आपको नुकसान नहीं होना और आपका सैक्रिफाइस करने के लिए भी कुछ नहीं है। तो हम लोग का जो नॉर्मल इंजन, जैसे कि मैं आपको इंजन बोलूँ तो आपके दिमाग में जो आ रहा है नॉर्मल 4 स्ट्रोक इंजन जो आ रहा है, इसमें सील कैसे होता है? इसमें सील होता है पपेट वाल्व का। पपेट वाल्व का जो सीलिंग है वो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, क्योंकि वो कॉनिकल है। यानी कि ये जो देखते हैं वो कोन सरफेस है, वो कोन पे भिड़ रहा है। अब रहा बात उसमें फायदा क्या है? कोन पे है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेशर एनर्जाइज सील्ड, यानी कि जितना इस पे आप दबाव डालिएगा, बम बम दबाव डालिएगा, वो उतना बढ़िया सील हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि उसको ऑब्वियसली मशीन किया जाता है ताकि दोनों सरफेस एकदम बढ़िया से फ्लैट रहे। आप जैसे उस पर डालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा तो गैस लीक करेगा, क्योंकि कितना भी अच्छा मशीनिंग कीजिए वो उतना परफेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही बूम होता है वहां पे आप कंबस्चन इवेंट करते हैं, वो प्रेशर क्रिएट करता है, वो प्रेशर सील कर देता है। कैसे सील करता है? दो है जाएगा कहाँ, मतलब यहां से आपका मान लीजिए बूम हो गया, ये इसको ठेल रहा है, ये कॉनिकल है, ये तो इस पर और टाइट सील हो जाएगा। तो ये इसी को कहते हैं हम लोग प्रेशर इंगेज सील्ड, यानी कि ये आराम से सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है बूम इवेंट को शांति से संभालने का। इसलिए कि रुक जाओ यार, तुम्हारी एनर्जी से हम सील करेंगे, आपको टेंशन ही नहीं लेना है। ये सबसे बढ़िया काम करता है। तो इसीलिए हम लोग पपेट वाल्व यूज करते हैं। बहुत सारे और वाल्व पे भी काम किया, आगे और भी डिस्कशन करें, लेकिन ये पपेट वाल्व जो है सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये कॉनिकल फेस पॉजिटिव सील देता है, वो भी एनर्जी से ही, जो एनर्जी आप इसमें डाल रहे हो। तो ये बहुत बढ़िया काम करता है एकदम, मतलब थोड़ा सा भी लीक नहीं होता है। खासतौर पर जब मेन बूम इवेंट है तो एकदम लीक नहीं होता ही नहीं है लीक। अब रहा बात पिस्टन का, ठीक है वो तो आपने ऊपर में कर लिया, ठीक है, तो यानी सिलेंडर को ब्रीथ कराना और एग्जॉस्ट कराना वो हो जाएगा, चलो ठीक है। अब रहा पिस्टन कैसे करें, क्योंकि पिस्टन में ही तो मेन लोड पड़ रहा है, उसी को अप डाउन का पूरा एनर्जी निकालना है, और वो घिस नहीं सकता है क्योंकि सैक्रिफिशियल मेटल नहीं है उसके पास। तो पिस्टन में हम लोग मल्टीपल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला होता है कंप्रेशन रिंग। ऐसे करके आपको 3 रिंग जनरली, या बड़े बड़े में थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जनरली 3 रिंग आपको देखने को मिलेगा। तो लॉजिक ये रहता है, ये रिंग का काम होता है सीलिंग करना, यानी कि जैसे बूम का इवेंट होता है, पिस्टन आप बहुत टाइट नहीं बनाना चाहिए, और जनरली पिस्टन थोड़ा छोटा रहता है। ऐसा क्यों? जैसे आप इंजन स्टार्ट करते हो वो गर्म होने लगता है, एक्सपैंड करने लगता है, इसीलिए उसका टॉलरेंसिंग ऐसी की जाती है, क्योंकि पिस्टन में कूलिंग नहीं है, इंजन ब्लॉक में कूलिंग है, पिस्टन में कूलिंग नहीं है। तो पिस्टन हमेशा थोड़ा ठंडा रहता है, मतलब कि थोड़ा छोटा बनाया जाता है ताकि वो गर्मी से एक्सपैंड करके वो कर सके। कई बार मतलब पुराने वाले में, आजकल तो नहीं होता है, लेकिन बहुत पुराने वाले भी इंजन में होता था कि बहुत लंबा आप उसको चला दिए, वो पिस्टन इतना एक्सपैंड कर जाता था कि वो जाम हो जाता, मतलब इंजन ओवरहीट होकर जाम हो गया, खत्म हो जाता था। वो अब तो नहीं होता, लेकिन वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप पिस्टन थोड़ा छोटा ही बनाते हैं, और उसको रेट किया जाता है कि स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, यानी कि आप 6 घंटे से इंजन को चलाए हुए हैं तो भी इंजन ये नहीं हो। और वही रेटिंग, यही डिफरेंस होता है। आपका गाड़ी का इंजन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि 6 घंटा आप कंटिन्यूसली चलाइए, वहीं लोकोमोटिव का एक्सपेक्ट कर रहा है कि सर तो आप तो 6 घंटा के, आप तो 24 घंटा घसीटोगे हमको। और वहीं पे कंटेनरशिप वाला वो एक्सपेक्ट किया जाता है, सर ये तो 1 महीना तक चलाएगा। स्टार्ट कर दिए, हाँ भैया, केप ऑफ गुड होप से घूम के आओ, 1 महीना तक चलता रहेगा इंजन। तो उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ता है। कंप्रेशन रिंग आपका ये जो मेन बूम है उसको सील करता है। अब रहा बात कि पिस्टन से क्यों नहीं सील करते हैं, ये समझना। पिस्टन को मैंने आपको बताया टेम्परेचर का है, तो आपको कुछ चाहिए जो ये इमूवेबल सिलेंडर वॉल और मूवेबल पिस्टन के बीच में कुछ बफर का काम करे। पिस्टन अगर आप बड़ा बना देते हो कि हम सील कर देते हैं, वो ठंडे में सील बहुत अच्छा करेगा, गर्मी में जाम हो जाएगा, या उल्टा कर देते हैं कि मतलब गर्मी में तो अच्छा सील करेगा लेकिन ठंडे में लीक करने लगेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग कुछ चाहिए जो फ्री रहे, इसीलिए पिस्टन रिंग इस्तेमाल करते हैं। पिस्टन रिंग एक स्प्रिंग है जो बाहर की तरफ रहता है, उसमें इतना गिफ्ट दिया जाता है कि वो कॉम्पनसेशन कर सके, एक्सपैंड कर सके, कंट्रैक्ट कर सके, तब भी सील रहे। और इसमें एक कट डाला जाता है। ये नॉच का एक प्रॉब्लम है, ये मतलब इंजीनियरिंग का साइड इफेक्ट है, आपको बनाना है तभी तो उसमें फिट कर पाइएगा, तो नॉच तो देना पड़ेगा। साइड इफेक्ट है, वहां से ब्लो बैक होता है। तो हम लोग 2 लगाते हैं। कई बार ये किया जाता है कि एक को घुमा देते हैं, मतलब कि एक नॉच जो है उसी के नीचे दूसरा नॉच आपका ना पड़ जाए, नहीं तो गैस सीधे लीक करेगा। तो 1 2 उसको ऑफसेट कर देते हैं। और सेकंड रिंग, पहला रिंग का मेन काम है, मेन फोर्स वही संभालता है। सेकंड रिंग का काम होता है कि जो बचा खुचा थोड़ा सा तो लीक करेगा ही, क्योंकि मूविंग पार्ट है, कितना भी अच्छा आप सील कीजिए परफेक्ट नहीं होगा। वो जो सेकंड है वो बचा खुचा को भी संभाल लेता है, यानी कि जितनी एनर्जी निकल रही है वो स्केप ना करके पिस्टन को ही नीचे डालने में करे। और फिर थर्ड रिंग जो डाला जाता है, मतलब जो सेकंड रिंग है वो थोड़ा सा ऑयल भी हटा देता है अगर मिस हो गया तो। थर्ड रिंग का काम होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑयल कंट्रोल रिंग, मतलब पिस्टन का सबसे आखिरी रिंग होता है। ये आप सिलेंडर वॉल क्यों नहीं घिस रहा है, क्योंकि उसमें ऑयल स्क्वाट किया जाता है। अब रहा बात ऑयल स्क्वाट कर रहे हैं, अगर वो इंजन में चला गया तो जलना मुश्किल हो जाएगा, जो 2 स्ट्रोक का मेन समस्या था। तो उसी को सॉल्व करने के लिए ऑयल स्क्रैपिंग करता है, वो स्क्रैप करके नीचे गिरा देता है, मतलब ऊपर जा रहा है, आ गया। और इसीलिए पिस्टन के ऊपर वाले एजेस में लगाया जाता है, नीचे वाले एज में नहीं लगाते, ऊपर वाले एज में लगाते हैं। ये ज़रूरी है, ऊपर वाले एज में होना ज़रूरी है, ताकि पिस्टन जब वो ऐसे रगड़ रहा है तो वो फ्लूइड बेरिंग के तौर पे काम करेगा, संभाल लेगा लोड। फिर जो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है उस टाइम पे वो ऑयल को ये कर देता है, हटा देता है,
मतलब बेसिकली आग आने से पहले आप उसको हटाते जा रहे हो, आग आ रहा है उसको हटाते जाओ, आग जा रहा है उसको निकालते जाओ, उसके पीछे रहेगा। मतलब बेसिकली आप ऐसा करते हो तो पिस्टन का ऊपर वाला हिस्सा में ऑयल ना जाए, बाकी सारा में ऑयल रहे हर टाइम। तो ये हो गया आपका नॉर्मल, इसीलिए ये इतना बढ़िया से चल पाता है। और 4 स्ट्रोक में तो आप ऑलमोस्ट हर चीज़ को अलग-अलग कंट्रोल कर सकते हो। मतलब इसको एटकिंसन साइकिल में भी आप चला सकते हो। लेकिन कैसे? तो उसमें आप ये कर दो कि एयर ब्रीथिंग में वो ब्रीथ अच्छे से ना कर पाए, तो कंप्रेशन में जो एनर्जी लॉस हो रहा है, वो लॉस कम हो जाता है। एटकिंसन बहुत सारे टोयोटा में आपको देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग में लो एनर्जी के लिए वो एटकिंसन मोड में चलाने लगते हैं। हाई पावर में जनरली नहीं किया जाता, लेकिन लो में आप कर सकते हैं, थोड़ा-सा माइलेज बेटर होगा। तो ये सब नॉर्मल में पॉसिबल है कि आपका ये कॉनिकल प्रेशर एनर्जाइज सील जो है बूम इवेंट संभाल लेता है। पिस्टन रिंग ढीला बनाया जाता है ताकि जेन्युइनली वो काम कर सकते हैं, स्प्रिंग के भरोसे पे काम करता है। और एक स्प्रिंग से नहीं होता है, इसीलिए 3 स्प्रिंग लगाया जाता है। एक तो मेन सीलिंग करता है, दूसरा बचा खुचा सीलिंग संभालता है, तीसरा ऑयल को भी संभाल लेता है। तब जाके आपका नॉर्मल इंजन नॉर्मल तरीके से चल पाता है और मॉडर्न इमिशन मीट कर पाता है। अब बात करेंगे रोटरी वाल्व का। तो यहाँ पे समझिए, आइस बहुत अच्छा इंजन है, इंटरनल कंबस्चन इंजन। लेकिन आप देखिएगा इंजन इतनी सुने, कोई भी आप F1 लीजिएगा, इंजन इतने से आई है, बोले इतना बड़ा काहे लगता है? वो एयर ब्रीथिंग है। मतलब जितना बड़ा इंजन नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ा हो तो उसमें ये लगा होगा, क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, एयर इनटेक मैनिफोल्ड। टर्बो वर्बो लगाए तो वो और बड़ा हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो ब्रीथ नहीं कर पाता है। क्यों नहीं ब्रीथ कर पाता है? क्योंकि पपेट वाल्व है। पपेट वाल्व लिटरली एक सरफेस है, मतलब पाइप है आपका, पाइप से हवा आ रहा है, धड़ाक से एक 90 डिग्री सरफेस है। ऑब्वियसली कौन है, बट वो एक सरफेस है जो सीधे भिड़ जाता है, वो हवा को इधर उधर छेड़ देता है। वो ब्रीथ नहीं कर, मतलब इंजन सांस नहीं ले पाता है। इट्स लाइक सांसें बेचारा नहीं ले पाता है। वो बहुत सफ़र करता है। तो हम लोग को बहुत डिज़ाइनिंग करता है, ऐसा कौन बनाओ, कौन में साउंड वेव का ये करो, क्या बोलते हैं, फॉलो करो, ताकि जो जा रहा है उसमें जो बाउंस बैक होगा वो दूसरे पिस्टन को हेल्प करेगा, फोर्स करो, ये करो। बहुत इंजीनियरिंग लगता है कि बेटा सांस ले सके। और ये प्रॉब्लम है पपेट वाल्व का। तो ऑब्वियसली मैं क्लियर करता, पपेट वाल्व काम करता तब ये हमारा इंजन है। बस रहा बात कि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतना तांडव लग रहा है। तो पिस्टन वही समझ लिए, किसी भी इंजन का आप देखिए बहुत छोटा होता है, खासतौर में गाड़ी में। इतनी सुन आपका इंजन ब्लॉक है और खूब सारा लगा हुआ है कि हाँ भैया ब्रीथ कराओ, ये सब आपको खूब सारा लगा हुआ है। आपका इंटेल एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड ये सब बहुत बड़ा होता है। और पपेट का जो रिस्ट्रिक्शन फ्लो है वो फिजिक्स लेवल पे, उसे नहीं छेड़ सकते, उसी के लिए इतना तांडव करना रहता है। तो रहा बात कि क्या किसी ने कुछ और ट्राई किया पपेट वाल्व के सिवा? हाँ, ट्राई किया गया। जैसे 2 स्ट्रोक के टाइम में एक बार ये ट्राई किया जाता था, जिसे हम लोग कहते हैं रोटरी डिस्क। मतलब एक डिस्क था, वो घूमता रहता था। ये एयर इनटेक के टाइम के, 2 स्ट्रोक वाले में था ना, एयर इनटेक के टाइम में ये काम करता था। ये हटा दिया गया, इससे बेटर रीड वाल्व डेवलप हो गया, तो रीड वाल्व इसको हटा दिया मार्केट से। लेकिन आइडिया सबका वही था कि कोई एक ऐसा चीज़ हो जो अप डाउन की जगह घूमता रहे। घूमने वाले चीज़ में इनर्शिया का फाइट आप नहीं कर रहे हो। इनर्शिया से लड़ाई झगड़ा करना किसी अच्छी बात नहीं है। इनर्शिया जो कहता है वो बोलता है भैया जिस डायरेक्शन पे आप घुमा रहे हो उसी में एनर्जी डालो, बहुत कम एनर्जी लगेगा। आप लेकिन बैक एंड फोर्थ जैसे बहुत एनर्जी वेस्ट होता है। अब पिस्टन तो बेचारा वो कर ही रहा है, तो आप वाल्व के साथ भी क्यों कर रहे हो? तो वाल्व को स्पिन क्यों नहीं करते हैं? तो ये बताया, पहले डिस्क, ये 2 स्ट्रोक में रोटरी डिस्क वाल्व ट्राई किया गया था। उसके बाद काफ़ी लोग ट्राई करने लगे रोटरी वाल्व बनाने का। अब रहा बात रोटरी वाल्व, बहुत लोगों ने बनाया, एक कंपनी कोशिश अभी भी कर रही है कि इसे मार्केट में लाया जाए। लेकिन दिक्कत वही हो रहा है कि टेक्नोलॉजी सॉर्टेड है, मतलब कि आपको क्या करना है। आप मशीन कर सकते हैं, ये तो यूट्यूबर लोग बना ले रहे हैं अपना, मतलब छोटा-छोटा इंजन जो एक्चुअली रोटरी वाल्व वाला है, चल रहा है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है हमारा सील नहीं होता है। यानी कि जैसे ही आप एयर इनटेक को ये सील कर लेता है, एयर इनटेक कंप्रेशन सील कर लेता है। जैसे ही बूम होता है, ये लीक करने लगता है, क्योंकि इसमें वो बेनिफिट नहीं है कि एनर्जी का ही इस्तेमाल करके ये सील हो रहा है, सील नहीं करता है। ये गैस लीक करने लगता है। यही इसका दिक्कत है। और रहा बात, गैस लीक करता है, छोटा टॉय इंजन बनाए कोई दिक्कत नहीं है। बड़े इंजन, गाड़ी में इंजन में अगर आपका लीक करना हो, सीधे इमिशन फेल हो जाएगा। इमिशन फेल होगा, बाय बाय सर, काम खत्म सर। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि, और रहा बात उतना थोड़ा-सा जो लीक करेगा उससे फ़र्क पड़ेगा? हाँ। इतना ज़्यादा आजकल का ये क्या बोलते हैं, इमिशन स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट हो गया है कि क्रैंक में हम लोग एक लिटरली पाइप लगाते हैं, वो एयर इनटेक वाले साइड में डाल देते हैं, ताकि क्रैंक से जो मतलब निकलते थे फ्यूम्स, वो भी सीधे इंजन से जाए। ऐसा क्यों? ताकि वो जाए आपका कैटालिटिक कन्वर्टर से बाहर निकले। वो जो अनबर्न्ड ऑयल जो ऐसे छूटता रहता था इंजन से, वो भी खत्म। इसीलिए आजकल इंजन महकता नहीं है। बहुत पुराना अगर गाड़ी इंजन आप देखेंगे, वो इंजन महकता था, कि लाइक पता चल जाता था। और 2 स्ट्रोक का बात नहीं कर रहा, 4 स्ट्रोक में भी महकता था। क्रैंक केस वाला हो, और ये सीधे बाहर छोड़ दे रहे थे। आजकल बहुत, इसीलिए बोले थोड़ा सा भी लीक इधर होना ही नहीं चाहिए। सारा अगर कैसेस है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में जाए, फिर उसमें मैनेजमेंट किया जाएगा। आपका ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स को ब्रेक डाउन कर देगा और आपका सप्रेसर उसका आवाज कम कर देगा। वो जरूरी है।
रोटरी का वही बोल रहा है, फिजिक्स सॉर्टेड है, इंजीनियरिंग सॉर्टेड है, इंजीनियरिंग अनसॉर्टेड है, मतलब फिजिक्स बोल रहा है कि भैया घुमाते रहो हो जाएगा, हमने बना लिया। इंजीनियरिंग हमारा ऐसा नहीं है कि इसको कैसे सील करें कि बूम इवेंट हो रहा है और वो सील हो जाए, एकदम बम बम सील हो जाए, वो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये उतना सक्सेसफुल है। काफी लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल इसीलिए नहीं हो रहा है। खासतर में कंप्रेशन स्ट्रोक, जो मेन पावर स्ट्रोक है, उसको बेचारा सील नहीं कर पाता है। अब रहा बात दूसरा, काफ़ी लोग मेरे को जो इंजन वाले में रोटरी इंजन बेटर होगा, इसलिए सर ये समझना बहुत ज़रूरी है। रोटरी इंजन आदम ज़माने की टेक्नोलॉजी है। ये जैसे कहते हैं फेलिक्स हाइनरिक वैंकल जी इनके बनाया था इंजन को 1924 में। तो जब मैं बोल रहा हूँ आदम ज़माने का, तो एक्चुअली आदम ज़माने का है। और इसको NSU, एक जर्मन ऑटो कंपनी थी, उन्होंने पहली बार मार्केट में उतारा 1964 में। अब रहा बात कि भैया आपको ये कंपनी नहीं मिलेगी NSU, वो कंपनी को खा के ऑडी बनाया गया था। मतलब ऑडी बहुत सारी कंपनी, छोटी छोटी कंपनी को मिला के बनाया गया, उसमें वो कंपनी थी। अब रहा बात मास्टा, उस कंपनी ये लाइसेंस लेती है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा पेटेंट एक्सपायर 20 साल में होता है, उसके अंदर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो मास्टा के पास लाइसेंस एग्रीमेंट था जर्मनी के साथ, जर्मनी मतलब कंट्री नहीं, वो कंपनी के साथ। और मास्टा इस पे खूब पैसा खर्च किया, मतलब पैसा अपना समाज के खर्च किया है, एकदम प्रेम से डाले। उनको एकदम लगा था कि यही इंजन चिकमकेगा और पैसा ऐसे बहाए जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। अब रहा बात कि वो चल ही नहीं पाया, क्यों नहीं चल पाया? जब मतलब दो बड़ी बड़ी कंपनी और काफी टाइम हो गया, 1924 में अगर किसी ने कोई आइडिया लाया है और 1964 में रियल वर्ल्ड मार्केट में आ गया, और उसके बाद दो, मतलब जर्मन कंपनी भी छोटी नहीं थी, वो भी अपना बम बम काम कर रही थी, फिर आपका मास्टा भी काम कर रही थी, तो चमक क्यों नहीं पाया ये इंजन? बात वही है कि ये सील होता ही नहीं है। इसको आप सील कैसे करोगे? इसमें कोई सिस्टम सील नहीं होता। इसका जो वाल्व है, लिटरली इसमें 2 स्ट्रोक वाला ऑयल डालना पड़ रहा था, सीधे वो इमिशन फेल कर रहा था मॉडर्न टाइम का। इसीलिए बनाने के बाद रिजेक्ट किया गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि बना दिए, यूज करने लगे, लेकिन एंड में वही आया कि सील नहीं हो रहा है। और रहा बात सील, तो आप देखोगे साइड वाला देख रहे हो, आपको तो दीवार से भी सील करना है। सिलेंडर में सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि वो हर तरफ से एक जैसा है, एक ही जैसा आपको सील ज्योमेट्री चाहिए, इसलिए स्क्वायर नहीं बनाते हैं। कुछ लोग पगलाए थे स्क्वायर पिस्टन बनाने का, लेकिन वो कॉर्नर्स में सील ब्रेक करने लगता है। इसीलिए सिलेंडर पे चलता है बहुत बढ़िया से, यानी कि पिस्टन सिलेंड्रिकल है, बोर सिलेंड्रिकल है, बम बम है, खुश रहिए। यहाँ पे नौटंकी है, सीले नहीं होता है ठीक से। सब लोग अच्छा उस पर हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो नहीं होगा सर। आप हाई कीजिए या तौबा कीजिए, वो नहीं होना है, फिजिक्स नहीं अलाउ करता है। और मेन वही दिक्कत है, इसीलिए बोले शुरू में चलाया गया, लेकिन अभी बहुत हाई तौबा करके मास्टर ही कर रहे हैं। अच्छा, रेंज एक्सटेंडर में जबरदस्ती करके हम उसे पोत सकते हैं, इंजन तो नहीं चला सकते। सीधे उसका ये क्या बोलते हैं इमिशन वाले आके घर में मिसाइल मारने लग जाएंगे, तो दिक्कत वही है, वो नहीं सील होता है। फिर आप बोलोगे लिक्विड पिस्टन इंजन, जो ये अभी नया नौटंकी चल रहा है, ये इससे एक बेटर, मतलब ज्योमेट्री इन्होंने इन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए उसका आप देखिए जो रोटेटिंग पार्ट है, रोटर है, वो ट्रायंगल था और शेप इन्वोल्यूट शेप था। यहाँ पे रोटर ट्रायंगल के जगह इन्वोल्यूट शेप हो गया, इन्वोल्यूट नहीं, इलिप्टिकल हो गया, और चेम्बर्स ट्रायंगुलर हो गए। तो ज्योमेट्री बदल है। उससे क्या फायदा है? उससे है कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ऐसा क्यों? आइडियली आप मतलब आर्मी को ड्रोन्स चाहिए, ड्रोन में जनरली वो नौटंकी फ्यूल नहीं रखना चाहते हैं। जैसे कि उसमें आप नहीं चाहिएगा कि मतलब बेसिकली जो आपके गाड़ी में यूज़ हो रहा है फ्यूल, वही अगर यूज़ हो जाए तो बल्ले बल्ले। डीजल यूज़ होता है मिलिट्री वाले में, तो वो लोग चाहते हैं डीजल दो, कंप्रेशन चाहिए। कंप्रेशन ये नहीं अचीव कर पाता है, ये कर पाता है, और इसीलिए इसको पूरा फोकस किया जा रहा है कि ड्रोन इंजन के तौर पे कि भैया आइए लगाइए। और रहा बात, इसमें फ़ायदा है कि सील जो है बॉडी में लगा हुआ है, तो सील लुब्रिकेशन का काम, मतलब क्योंकि सील आगे पीछे जा रहा है, वो अगर आप लुब्रिकेट नहीं करोगे तो कुछ घंटे में ही घिस जाएगा। तो उसको लुब्रिकेट करने के लिए आपको बॉडी में ऑयलिंग करना पड़ रहा है, वो ज़्यादा आसान है। अब रहा बात कि क्या ये चलेगा? चांसेस नहीं है, क्योंकि इन्हीं के साइट पे, इन्हीं का डेटा शीट अगर आप देखते हैं तो साफ साफ बता रहे हैं कि 1000 घंटे का। वो ड्रोन के लिए ठीक है, ड्रोन के लिए बल्ले बल्ले, लेकिन आप बोलोगे उससे हम कुछ भी कमर्शियल चलाएंगे, इट्स लाइक नहीं सर, ना जी ना सर, वो ना। और वैसा क्यों? उतना बुरा हालत क्योंकि इसमें बेरिंग लगाना पड़ रहा है, ऑयल लुब्रिकेशन नहीं कर पा रहे हैं कि क्रैंकशाफ्ट लुब्रिकेटेड रहे। तो यही मेन वही समझ। और आप लोग सिर्फ साइड से देख रहे हो, ये तो मैंने आपको टूरी स्लाइस दिखा, आपको पूरा सरफेस में वो बेचारा घिस रहा है वो सारे को सील करना है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये कर देंगे वो कर देंगे, बच्चे वाला एक चीज है, 1924 से कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब तक वो सील नहीं हो पाता है सही से, कि आपको ऑयल एकदम टेंशन ही नहीं लेना, ऑयल आप हटा दोगे, लुब्रिकेशन भी ले लोगे और ऑयल भी हटा दोगे, और उसके बाद कंबस्शन भी एकदम सूखा ड्राई कंबस्शन कर पाओगे, तब तक आगे का डिस्कशन का कोई मतलब नहीं। देखने में बहुत अच्छा लगता है, लोग ऑर्गेज़म बहुत लेते हैं, लेकिन ये डिलीवरी नहीं देता है। लोग ट्राई करके थक चुके हैं। हाँ, ये चल जाएगा, लेकिन मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं, ड्रोन पे चलेगा। अब मतलब कि अब ऑब्वियसली ड्रोन का जो पावर रिक्वायरमेंट है कि भैया एकदम छोटा इंजन हो, एकदम हल्का इंजन हो और बम बम पावर हो,
उसके लिए लोग तो सीधे-सीधे बोलेंगे, पैसा लो हमको दे दो। 1000 घंटा क्या भाई, उसको 13-14 घंटा भी नहीं चलना होगा, उतने में बूम बम्बड़िम का टाइम आ जाएगा। तो लोइटरिंग एम्यूनिशन के लिए सीधे-सीधे चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। पावर टू वेट रेशियो अगर अच्छा है, यानी हाई एल्टीट्यूड पे चल पाएगा, हाई स्पीड पे चल पाएगा, सीधे से। और अगर उसी फ्यूल पे चल पाता है जिस फ्यूल पे आपका मतलब आर्मी ऑलरेडी सप्लाई चेन मेंटेन कर रहा है, तब तो टेंशन ही नहीं है। तो उसके लिए आप इसे फिट करा सकते हो। लेकिन आप सोचोगे ये इंजन को हम गाड़ी में डालेंगे, सर वहां से अभी बहुत दूर है। इन्हीं का स्पेक शीट में नहीं है। स्पेक शीट तो जनरली कई बार लोग थोड़ा बटर मसाला लगाते हैं, अगर आपके बटर मसाला में 1000 घंटा आ रहा है सर, ना होगा सर होगा ही नहीं। तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। रोटरी इंजन बनाने के बाद लोग छोड़े हैं कि सर नहीं काम करेगा। और बाय द वे, इसमें एयर इनटेक और एग्जॉस्ट पाइप से हो रहा है, शाफ्ट से हो रहा है। तो यानी कि शाफ्ट में वो तेल नहीं डाल सकते, यानी कि बॉल बेयरिंग से इस्तेमाल करना पड़ेगा। सीलिंग होगा ही नहीं। घूम फिर के बात वही है कि ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, सील कर सकते हो कि नहीं, परफेक्ट। मतलब कि आपका सील का कंपैरिजन होगा पिस्टन से। पपेट वाल्व के बारे में लोग बात भी नहीं करते, क्योंकि वो एकदम बेस्ट है, उससे ज़्यादा आगे आप जा नहीं सकते। पिस्टन और पिस्टन रिंग का जो ब्लो बैक है, ब्लो बाय है, वो बहुत कम होता है, बहुत कम। ये सब उसके आसपास भी नहीं आता है। मतलब मैं आराम से देख सकता हूँ कि लॉइटरिंग है, मैं उसमें प्रदूषण का नहीं चेक करते। डालो चलो आगे बढ़ो। तो रोटरी इंजन इसीलिए नहीं चमक पाएगा, सील नहीं होता है। बाकी सारा चीज आप छोड़ो, सील नहीं होता है बेचारा। तो अब रहा बात की क्या कोई अल्टरनेटिव इंजन है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। और बहुत सारी कंपनी कर रही है, लेकिन जब तक सील सही से नहीं हो रहा, आप डिजाइन को कोई भी आपको दिखा, मेरा ये नया इंजन है, बल्ले बल्ले। आपका बस एक कमरा है, सील कैसे हो रहा है ये। अगर सील नॉर्मल तरीके से हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि कैसे इसे सील किया जा सकता है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। इंटरनल कंबस्टन इंजन में वर्ड होता है इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं। जेट इंजन नहीं है कि आग खुला है, इंटरनल है, सील होना चाहिए, तभी काम कर पाएगा। और अगर उसमें सील अच्छा नहीं है, आपको टेंशन ही नहीं लेना है। आपको बोला सर हम इससे गर्दा उड़ा देंगे, दुनिया बदल देंगे, कुछ आपको टेंशन ही नहीं लेना है। सील हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, निकल लेना है। आपको लोड ही नहीं लेना, दा शैल नॉट टेक लोड, लोड नहीं लेना है। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, आपका रेफ फोर्स इंजन जो ये है, इसमें इन्होंने सीलिंग का समझ, अब बोलेंगे इसमें रोटरी है तो क्यों ये सील कर पा रहा है? क्योंकि जो बूम इवेंट है, मैंने आपको बताया, पावर स्ट्रोक नहीं संभाल पाता है रोटरी, पावर स्ट्रोक दे ही नहीं रहे। पावर स्ट्रोक है फुल्ली सील्ड है, वहां पे तो कुछ है ही नहीं। इनका पावर स्ट्रोक तो दी बेस्ट है, क्योंकि वहां ऊपर से इन्होंने फ्यूल डाले, बूम कर दिए, वो नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा। जब एग्जॉस्ट के लिए पोर्ट खोलना है तब जाके वो खुलेगा। अगर वो लीक भी करेगा उस टाइम कोई दिक्कत नहीं, आप खोलना ही चाह रहे हो। और उसको बस इतना सील करना कि जो एयर इनटेक है वो संभाल सके, उतना तो हो ही जाएगा। कंप्रेशन भी हो जाता है, पावर नहीं हो पाता है, मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक भी संभाल लेता है। और कंप्रेसर, अब देखिए सारा पोर्ट्स बंद हो गया, उसके बाद अब कर रहे हैं। तो ये क्लेवर है, मतलब कि इन्होंने सीलिंग बोला, जो सीलिंग काम करता है उसी को यूज करेंगे, जुगाड़ नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। आराम से मैं देख सकता हूँ रोटरी, मैं भी सिर खा रहा हूँ रॉन का कि रोटरी डालो एक ठो हमारे में कि भैया इनटेक साइड में, एग्जॉस्ट में नहीं। एग्जॉस्ट का मतलब है कि वो पावर स्ट्रोक झेलेगा, पावर स्ट्रोक नहीं झेलना है। तो रेव फोर्स में काम हो सकता है, नीट है, आइडिया नीट है। दूसरा सीवी इंजन जिसमें हम काम कर, उसमें भी आराम से कर सकते हो कि देखिए पिस्टन जो करते हुए है, और ये रॉन के डिजाइन में साफ साफ है कि हम लोग इंजन के ऊपर वाले में कोई छड़खानी नहीं कर रहे हैं। जो करते हो, यामाहा का है उठा के लगा दीजिए, टोयोटा का है उठा के लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग बस अंदर का कोर यानी कि जो क्रैंक शाफ्ट है उसको हटा रहे हैं। तो ये सीवी इंजन में भी वही है कि सील करेगा, काम करेगा, मतलब काम करेगा। कितना इफिशिएंट होता है वो ऑब्वियसली जब आरी का स्टैंप पड़ेगा तब हम आप लोग को बात करेंगे। अभी हम लोग ऑलमोस्ट फाइनलाइज पहुंचने पे है अब, लेकिन छुट्टी आ जा रहा है, दिवाली का छुट्टी आ रहा है, दुर्गा पूजा छुट्टी आ रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। लेकिन वही स्टैंप लगेगा तो ऑब्वियसली बता देंगे। लेकिन हमको भरोसा है कि स्टैंप लग सकता है, क्यों? क्योंकि सील है। और कैसा सील है? जैसे बाकी सारे में है वो हो गया। फिर है साइटेक इंजन करके, ये स्कॉचियो के इंजन डिजाइन में है। ये वाला सिस्टम, इसमें भी वही है, पिस्टन नॉर्मल है, नॉर्मल सिलेंडर में सीलिंग की जा रही है। यानी कि मैं देख सकता हूं कि ठीक है, अब कितना लंबा चलेगा, कितना इफिशिएंट होगा, उस पर अलग डिस्कशन होता है। लेकिन सील कर रहा है तो आगे का बात करो। अगर सील ही नहीं हो रहा है तो आगे का डिस्कशन ही नहीं करना। आपको सर आगे बढ़ना ही नहीं है। अगर आप सील ही नहीं कर पा रहे हो तो हाँ हम ये कर देंगे, रोटरी इंजन कर देंगे, हर्षई कर देंगे, दीर्घई कर देंगे, इसलिए नहीं सर आप कुछ नहीं करोगे, पहले सील करो, बाकी चीज बाद में बात करेंगे। तो साइटेक का है। और मैं एकदम क्लियर कर दूँ, काफ़ी लोग का है कि मतलब ब्लेम करना बहुत ज़्यादा आसान लगता है, बैठ के पढ़ के मैथमेटिक्स निकालने में बैंड बच जाती है। तो काफ़ी लोग को लगता है कि इंटरनल कंबस्शन है सिर्फ इसलिए कि ऑयल एम्बार्गो हो रहा है, ये मतलब ऑयल लॉबिस्ट कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं। अगर कल को ये कर दिया जाए, क्या बोलते हैं, जितना सब्सिडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे दिया जा रहा है, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, यूएसए हो, अगले 5 मिनट में कोई हाथ नहीं लगाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में। चाहे इंडिया का 10,000 करोड़ हो, चाहे कई बिलियन डॉलर जो चाइना क्लेम किया था उसको न्यू एनर्जी व्हीकल हो, चाहे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिलियन डॉलर जलाया था अमेरिका, चार्जिंग के लिए, गाड़ी के लिए तो गाड़ी का तो छोड़ ही दो, एक एक कंपनी को एक एक बिलियन दिया है फैक्ट्री बनाने के लिए। तो समझना बहुत जरूरी है। बहुत सब्सिडी दिया जा रहा है तब जाके ईवी पे बात हो रहा है। सब्सिडी हटा, खत्म। और सब्सिडी कहां से आ रहा है? तेल से।
इंडिया में इसलिए तेल का दाम नहीं घट रहा, जबकि बैरल ऑफ ऑयल का दाम घट चुका है। वो सरकार बढ़ाए रखा हुआ है कि भैया देना है सब्सिडी 10,000 करोड़, मुंह खोल के बोल दिए प्रधानमंत्री जी कि हम देंगे। कहाँ से दोगे 10,000 करोड़? अच्छा हाँ ठीक है, तेल वाले से दाम निकालो। वो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि अगर तेल वाले लॉबी सही में आ गए सीरियसली, नहीं सर हम बंद ही कर देंगे ऑयल, 5 मिनट में मर जाए। और रहा बात, आपको मैं मैजिकल बैटरी देता हूँ, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जो लोग बना रहे हैं मैजिकल बैटरी से, मैं आपको दे देता हूँ क्वांटम कैपेसिटर, कोई टेंशन ही नहीं है सर, एकदम आपको 600-700 यूनिट हम दे देंगे बैटरी में, वजन भी नहीं रहेगा। चार्ज कहाँ से कीजिएगा? अगले दिन भत्ता बैठ जाएगा पूरा देश का ग्रिड का। मतलब किसी को सेंस ही नहीं गई, मेगावाट कोई ऐसा चीज नहीं कि बस ओ जी मैं चल रहा था ना, मैंने जी 1 मेगावाट उठा लिया, वो अभी नहीं होना है। तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी, अभी के टाइम यानी 2025 में टॉप 10 पॉपुलेटेड कंट्री में छूना ही नहीं है किसी को ईवी को। इसीलिए तेल कंजम्पशन बढ़ते ही जा रहा है, आबादी घट रही है, तेल बढ़ते जा रहा है। इसलिए हमको भी नहीं सोचेगा, इसलिए कि आबादी घटे जा रही है, यहाँ पे सब लोग बर्थ क्राइसिस पे चल रहे हैं, तो आबादी तो बढ़ नहीं रही है। हम लोग का इंडिया का टीएफआर घट चुका है 2.1 से नीचे, बेसिकली 3 स्टेट बचा के रखे हुए हैं, यूपी, एमपी, बिहार। बाकी सब तो कब का से, ये साउथ इंडिया वाले तो 1.8 से नीचे उतर गए, कोरिया जाने का स्पीड पे चल रहे हैं। तो अभी बहुत टाइम है इंटरनल कंबस्शन इंजन में, बहुत टाइम है इलेक्ट्रिक को उतना आगे आने में, उतना डेवलप होने। हाँ सीरीज हाइब्रिड करके उसको स्पीड बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो कोई कर नहीं रहा है, क्योंकि सरकार तो बोल रही है कि फुल ईवी करो तो ही हम सब्सिडी देंगे, बिना सब्सिडी के तो काम नहीं चलेगा। तो उसीलिए अभी इंटरनल कंबस्शन इंजन लंबा जिंदगी है, बहुत लंबा जिंदगी है, आपको टेंशन ही नहीं लेना। और ये रशिया यूक्रेन वाला बूम बम ब्रीम हो गया तो पैसा एकदम पानी की तरह बहा रहे हैं, कि मतलब आप कुछ भी दे दो, ड्रोन में आपको 10% का भी प्रोग्रेस दिखा दो, पैसा लो, टेक इट एंड गो। तो ये अब रहा बात कि कौन इंजन चलेगा, जैसे बोल रहे हैं कि जापानीज लोग पगला के मेहनत की है मास्टा पे, पगला के एकदम आंख मूंद करके पैसा जलाया गया था, लेकिन क्यों नहीं काम कर रहा है? इमिशंस। तो समझना बहुत जरूरी है कि अभी बहुत सारी कंपनी काम कर रही है, हम काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी और भी लोग ट्राई कर रहे हैं। तो चलेगा वही जिसका इमिशन कम होगा ना, बिना इमिशन कम किए तो काम ही नहीं चलेगा। हम लोग को इमिशन पे बहुत मेहनत करना है कि इमिशन यूरो 6 नहीं, यूरो 7 के लिए तैयारी करनी है, बनाने में टाइम लगेगा। तो यूरो 7 को मीट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अल्टरनेटिव्स मैं एकदम क्लियर कर दूंगा, क्या नई इंटरनल कंबस्शन इंजन मार्केट में आ सकती है? अब आराम से, बहुत टाइम है, टेंशन नहीं लेना। काय करने वाले लोग अलग होते हैं, फैक्चुअल जमीन पे जो रियलिटी है, अभी इलेक्ट्रिक रेडी नहीं है, अभी बहुत टाइम लगेगा, बहुत, जितना आप सोच रहे हैं उससे डबल ट्रिपल करते जाइए। अब बोल रहे ना अगले दिन बिजली बढ़ जाएगा। और प्लीज छोटे देशों का ना देखें, प्लीज ना देखें। ये ऐसी बात हो जाए, अरे हम चूहा में ब्लड ट्रांसप्लांट कर सकते हैं तो हाथी में भी कर सकते हैं। सर हाथी के लिए जितना ब्लड चाहिए ना वह मिलेगा नहीं। वो वही वाला बात होता है, मतलब स्केल बदलने से बदल जाता है इंडस्ट्री का आउटपुट। अब देखिए रॉन के डिजाइन अभी ऑलमोस्ट हम लोग देख रहे हैं, ऑलमोस्ट आरी के मुंह पे मारने वाला इंजन, एलो इंजन टेस्ट करके दो, देखते हैं कैसा चलता है। ये क्लेवर ट्रिक मेरे को एकदम ही नहीं समझ में आता कि क्यों है यार रोटरी वाल, मतलब एग्जॉस्ट रिसर्कुलेशन उतना इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है, स्कॉर्चियो ये भी चल सकता है। तो है अल्टरनेटिव है, मैं एकदम क्लियर कर देना, नई यूनिक डिजाइन आ सकते हैं जब तक वो सील कर रहा है। रोटरी उटरी में ध्यान मत दीजिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन यूनिक रैंडम इंजन्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।